नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद संवेदनशील लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट रिपोर्ट का विश्लेषण करने जा रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर के चंदे और चढ़ावे को लेकर हाल ही में जो आरोपों का एक बड़ा जाल बुना गया है, आज हम स्रोत सामग्री के आधार पर उसकी पूरी पड़ताल करेंगे। ये सिर्फ एक आरोप भर नहीं है, बल्कि कानूनी, वित्तीय और मीडिया के स्तर पर उलझी हुई एक बहुत बड़ी डिबेट है। तो आइए बिना किसी देरी के इस पूरे विवाद की एनाटॉमी को निष्पक्ष रूप से समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे विवाद को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, कानूनी मंच। दूसरा, वित्तीय विसंगतियां। तीसरा, मीडिया का विमर्श। और चौथा, रामायण की रूपक कथा। चलिए सबसे पहले रुक करते हैं पहले हिस्से का, यानी कानूनी मंच, जहां सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। स्रोत के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ बहुत ही स्पेसिफिक मांगे रखीं। पहली तो ये कि तुरंत एक सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए, लेकिन इससे भी ज्यादा जोर इस बात पर था कि मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज और इसमें शामिल लोगों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल और लैपटॉप को बिना किसी देरी के सुरक्षित किया जाए। स्रोत यहाँ इस बात पर खास बल देता है कि याचिकाकर्ताओं को एक बड़ा डर था। डर ये कि चूंकि इस मामले में काफी रसूखदार और ताकतवर लोग शामिल हो सकते हैं, इसलिए सबूतों के साथ आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती है। अब इस गंभीर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ यानी वेकेशन बेंच का जवाब बड़ा हैरान करने वाला था। 2 जजों की इस बेंच ने साफ कह दिया कि भाई, इस मामले में कोई अर्जेंसी नहीं है। फैसला ये हुआ कि फिलहाल गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए अदालत इस मामले की सुनवाई छुट्टियां खत्म होने के बाद ही करेगी। यहाँ स्रोत एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठाता है कि जब सबूतों के मिटाए जाने का इतना बड़ा डर सामने था, तो क्या इस मामले को सिर्फ छुट्टियों के नाम पर टालना सही था? अब जरा स्रोत द्वारा तैयार की गई इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। जिस दिन इस कथित मुद्दे का पता चला, वहां से लेकर एक एसआईटी के गठन तक पूरे 13 दिन निकल गए। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि आधिकारिक तौर पर पहली एफआईआर दर्ज होने में पूरे 25 दिन का समय लग गया। इसी 25 दिन की देरी से स्रोत एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल निकाल कर लाता है। एफआईआर एसआईटी ने नहीं करवाई, बल्कि उसी ट्रस्ट ने दर्ज करवाई जो खुद इन आरोपों के घेरे में खड़ा है। ये सोचने वाली बात है कि जिस संस्था पर खुद उंगलियां उठ रही हैं, वही 25 दिन बाद जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखा रही है। अगर कल को शिकायतकर्ता ही पीछे हट जाए, क्योंकि यहाँ आरोपी और पीड़ित एक ही नजर आ रहे हैं, तो फिर इस पूरी जांच का क्या होगा? कानूनी देरी के बाद आइए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स में वित्तीय आंकड़ों को लेकर कैसा कंफ्यूजन था। मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरह से बिल्कुल विरोधाभासी खबरें दे रहा था, ये सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ आज तक की रिपोर्ट ये दावा करती है कि विवाद सामने आने के बाद राम मंदिर के चढ़ावे में भारी गिरावट आई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनडीटीवी अपने सूत्रों के हवाले से बिल्कुल उलट बात कह रहा है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक विवाद के बाद चढ़ावा घटने के बजाय बढ़ गया और रोजाना का चंदा 16-18 लाख से बढ़कर सीधे 22 से 24 लाख रुपए तक पहुंच गया। 2 बड़े न्यूज नेटवर्क और दावों में जमीन आसमान का फर्क। अब इस पूरी वित्तीय उलझन के बीच एक आंकड़ा बहुत अहम हो जाता है, और वो है 8 लाख रुपए का। स्रोत ने इस आंकड़े को पूरे विवाद का एक तरह से केंद्र बिंदु बताया है। आइए समझते हैं क्यों। असल में स्रोत ने एनडीटीवी के ही आंकड़ों को लेकर एक सिंपल सा गणित लगाया है। अगर विवाद सामने आने के बाद चढ़ावा 16 लाख से बढ़कर अचानक 24 लाख हो गया है, तो स्रोत ये सवाल उठाता है कि क्या इसका मतलब ये है कि विवाद से पहले हर रोज लगभग 8 लाख रुपए की चोरी हो रही थी? अगर रोजाना 8 लाख रुपए का हेरफेर हो रहा था, तो महीनों और सालों का हिसाब लगाया जाए तो ये रकम कितनी विशाल हो सकती है? ये सच में एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है। इस वित्तीय गड़बड़ी के बाद अब हम अपने तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मीडिया विमर्श और इन आरोपों के बचाव में उठी अलग अलग आवाजें। बचाव में जो सबसे अजीबोगरीब बयान स्रोत ने हाईलाइट किया है, वो है पिंकी चौधरी नाम के एक टिप्पणीकार का। उनका तर्क था कि भाई, ये चंदा हिंदुओं का था, तो अगर हिंदुओं ने ही उसमें से थोड़ा बहुत ले लिया, तो इसमें लिबरल गैंग को क्या परेशानी हो रही है? स्रोत के अनुसार ये तर्क सिर्फ बेतुका ही नहीं है, बल्कि सीधे सीधे लोगों की आस्था के साथ एक भद्दा मजाक है। इसी बचाव पक्ष में स्रोत एक जानी मानी पत्रकार चित्रा त्रिपाठी के एक लंबे चौड़े ट्वीट का भी विश्लेषण करता है। उन्होंने चोरी की निंदा तो की, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ा लेकिन भी जोड़ दिया। उन्होंने मंदिर निर्माण का पूरा क्रेडिट बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी को दिया।
उन्होंने ये भी याद दिलाया कि कैसे अशोक सिंघल ने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी थी और कैसे लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदल दिया था। लेकिन स्रोत इस पूरे बचाव को सिरे से खारिज करता है और एक बहुत ही तीखा सवाल पूछता है। माना कि इन संगठनों का मंदिर बनवाने में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक योगदान रहा है, लेकिन क्या अतीत के इस योगदान के आधार पर किसी को भी वर्तमान में चंदा लूटने का लाइसेंस मिल जाता है? क्या महज इसलिए भ्रष्टाचार को नजरअंदाज किया जा सकता है क्योंकि अतीत में किसी ने अच्छे काम किए थे? इसी दौरान ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर मीडिया में जो दावे किए गए, स्रोत उनकी हकीकत भी सामने रखता है। दावा किया गया कि चंपत राय तो 27 मई को ही FIR कराना चाहते थे, लेकिन किसी के एक फोन कॉल ने उन्हें रोक दिया। अब वो फोन किसका था, ये कोई नहीं जानता। दूसरा दावा उनके इस्तीफे का था, जबकि सच्चाई ये थी कि 6 जुलाई तक उस पर कोई फैसला होना ही नहीं था। और सबसे बड़ा दावा उनकी सुरक्षा में 400 जवानों की तैनाती का था, जिसे स्रोत ने साफ तौर पर फेक न्यूज बताया। और अब इस पूरे विश्लेषण का चौथा और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा, रामायण की रूपक कथा, यानी विवाद को एक अलग ही एंगल से पेश करने की कोशिश। पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इस पूरे विवाद की तुलना सीधे रामायण की कहानी से कर दी। इसे 3 स्टेप्स में समझाया गया। पहला, ठीक वैसे ही जैसे एक धोबी ने बिना किसी ठोस आधार के माता सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए थे। दूसरा, जैसे प्रभु राम ने बिना किसी गलती के सीता को वनवास दे दिया। और तीसरा, जैसे असली लालच भगवान राम का नहीं बल्कि कैकई और मंथरा का था। इस पूरी कहानी के जरिए असल में ये जताने की कोशिश की गई कि आज भी कुछ निर्दोष लोगों पर उसी धोबी की तरह झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन स्रोत यहाँ इस रूपक कथा को लेकर एक ऐसा सवाल पूछता है जो सीधा निशाने पर लगता है। अगर थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि ये रामायण का आधुनिक वर्जन है, तो आज के राजनीतिक परिदृश्य में वो मंथरा और कैकेयी आखिर हैं कौन? दिल्ली और लखनऊ के सत्ता के गलियारों में वो कौन लोग हैं जिनके मन में ये असली लालच भरा हुआ है? दिलचस्प बात यह है कि इस रूपक को गढ़ने वालों के पास इस अहम सवाल का कोई जवाब ही नहीं है। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में पहुंच गए हैं। स्रोत हमें आखिर में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ जाता है। जब इतने गंभीर आरोप लगे हों, ताकतवर लोग रडार पर हों, पहली FIR दर्ज होने में ही 25 दिन लग जाएं और सबूतों के मिटाए जाने का इतना स्पष्ट खतरा हो, तो ऐसे में क्या अदालतों का इसे अर्जेंट न मानना और सुनवाई को लंबी छुट्टियों के बाद तक के लिए टाल देना सच में न्याय की प्रक्रिया को मजबूत करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे विवाद को देखने का नजरिया बदल सकता है और हम सबको इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। इस विस्तृत विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक